तो फाइनली अब हमारे साथ डॉक्टर दिनेश गहलोत साहब जुड़ चुके हैं। दिनेश भैया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। हमेशा पहले तो आप जी हमेशा आपके कार्यों से प्रेरणा मिलती है। आज ये हमें सौभाग्य मिला है कि हमारी लाइव कहानी में आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं दिनेश भैया आपसे जानना चाहूंगा, कहानियों का कितना प्रभाव आपके जीवन में पड़ा है और आज आप हमारे व्यूअर्स को कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? पहले तो सभी फेसबुक के साथियों को मेरा नमस्कार और रैक्स भाई आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे सुबह सुबह इन सभी साथियों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका दिया। अ, कहानी की बात आपने की, लेकिन आप खुद एक कहानी है। जोधपुर के लिए, मारवाड़ के लिए आप जो काम कर रहे हैं, आवाज के आप जादूगर हैं और बहुत सारे लोग फैन हैं, उनमें से एक मुझे भी काउंट कर लीजिए। मैं भी आपका फैन आशीर्वाद हूँ, भैया, आपका आपकी आशीर्वाद। आवाज का फैन हूँ। रही बात कहानियों के महत्व की और मेरे जीवन की कहानी की, तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कहानियां हमें प्रेरित करती है। कहानियां हमें ये बतलाती है कि जो पहले जो जन्मे हैं या जो लोग पहले हुए हैं, उनसे कौन सी गलतियां हो गई। कहानियां हमें ये बतलाती है कि पहले लोगों ने ऐसा क्या किया जिससे कि उन्होंने समाज में एक अपना मुकाम स्थापित किया। तो कहानियां हमें गलतियां करने से रोकती है। कहानियां हमारे प्रयासों को एक दिशा देती है। कहानियां हमारा मार्गदर्शन करती है। तो इसलिए कहानियों का ये जो आप प्रयास कर रहे हैं, सुबह सुबह आप हर मंगलवार को आकर, हर शुक्रवार को आकर जो ये कहानियां बताते हैं, वो वाकई में बड़ा जबरदस्त है और ये एक अभिप्रेरणा का स्रोत है। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। अब रही बात, अगर मुझे किसी कहानी ने जो प्रेरित किया या मेरे जीवन में जो ऐसी कहानियां जो 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 मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही है, जी तो चूंकि मैं भारत का संविधान का अध्यापन का काम करता हूँ, तो मुझे उससे जुड़ी हुई कहानियां ही प्रेरित करी है। और भारत के संविधान के निर्माण में जिन दो लोगों का बड़ा महती भूमिका रही है, उन्हीं से मैं प्रेरित हुआ हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जिन्हें हम भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, जी, उनकी कहानी है मेरे सामने। और एक डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा, जो संविधान सभा के एक मेंबर थे, उनकी भी एक कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। रेक्स भाई, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं बात कर रहा हूँ लगभग 120 साल पहले की। आप जरा देखिएगा आज हमारे पास कितनी सुख सुविधाएं हैं। मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ और सारी सोशल मीडिया, सारा आधुनिक तकनीक है। लेकिन आप देखेंगे 1905-7 की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 125 वर्ष पुरानी। जी जयपाल सिंह जी मुंडा जो है, वो एक आदिवासी व्यक्ति है और महज 6 वर्ष की आयु में, आदिवासी हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं उनका किस प्रकार का जीवन यापन रहा होगा। महज जी 6-7 वर्ष की उम्र में वो इंग्लैंड चले जाते हैं पढ़ने के लिए। उन्हें एक ऑफिसर, इंग्लैंड का ऑफिसर, हमारा हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो वो उनको इंग्लैंड लेके चला जाता महज 7 वर्ष की उम्र में। जी रैक्स भाई, आज भी हमारे बच्चे 20-25 वर्ष की आयु में जब गांव से शहर में आते हैं, तो माता पिता को चिंता लगी रहती है, चाहे वो 15 किलोमीटर से आए, 20 किलोमीटर आए। रैक्स भाई, मेरी उम्र 44 साल हो गई है, लेकिन मेरे माता पिता मुझे सुबह और शाम रोजाना फोन करते हैं। तो आप बिल्कुल। जरा सोचिएगा कि 6-7 वर्ष की आयु में एक आदिवासी बालक जो जंगलों में रहा है, वो इंग्लैंड चला गया पढ़ने के लिए। जी कमाल की बात रैक्स भाई ये है कि वो बालक जबरदस्त पढ़ा और 1928 में जो हमारा ओलंपिक हुआ, उसमें हॉकी में, उस समय हॉकी की जो टीम थी उसका नेतृत्व किया जयपाल सिंह जी मुंडा ने, जो कि एक आदिवासी समुदाय से आते हैं। पढ़ाई में बड़े गजब के थे वो, खेल में भी बड़ा गजब के थे, हॉकी के बड़े जबरदस्त प्लेयर थे, हॉकी टीम के कैप्टन बने। जी। और 1928 में भारत ने ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मेडल भी जीता राजेश भाई। अरे वाह, क्या बात अभी कमाल रुका नहीं है, कमाल तो अब होगा। 1946 में जब संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई और जब संविधान सभा के सदस्यों का जब चुनाव किया, है। जी तो जयपाल सिंह जी मुंडा भी उन गिने चुने सदस्यों में से थे जिन्होंने आदिवासी समुदाय का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया। पॉलिटिशियन है वो, बड़े जबरदस्त शिक्षाविद है, बड़े जबरदस्त स्पोर्ट्स पर्सन है, हॉकी के बड़े जबरदस्त प्लेयर है और भारत के संविधान के निर्माण में जबरदस्त योगदान दिया। रेक्स भाई, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आंखें जिसे देख नहीं सकती, दिल उसके लिए रोता नहीं है। तो जयपाल सिंह जी मुंडा साहब ने सारे दर्द को सहन किया था, लेकिन बड़े हरफन मोला खिलाड़ी थे। जी
क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे जो इंटेलेक्चुअल टाइप के विद्यार्थी होते हैं, जो मेरिटोरियस विद्यार्थी होते हैं, वो स्पोर्ट्स में नहीं जाते। वो बड़े जबरदस्त मेरिटोरियस भी थे और इसके बाद में स्पोर्ट्स में भी वो इतने कितने जबरदस्त थे। और ना केवल जबरदस्त थे, बल्कि आप कमाल तो देखिए कि वो हॉकी टीम की कैप्टेंसी कर रहे हैं और उस वर्ष भारत ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मेडल जीत रहा है। क्या बात और है। फिर बाद में भारत के संविधान के निर्माण में इतना जबरदस्त उनका योगदान है। ये कहानी बतलाती है कि जो विषम परिस्थितियों में जो व्यक्ति मेहनत करता है, ईश्वर उनसे जरूर मेहनत करवा रहा है, लेकिन वो कमाल के साबित होते हैं। एक और दूसरी बात, जो अक्सर हमारे जो युवा है, हम आजकल देखते हैं कि बड़े आत्महत्या की घटनाएं घटित हो जाती हैं। जब जयपाल सिंह जी मुंडा जैसा व्यक्ति इन विषम परिस्थितियों को निकलने के बाद स्पोर्ट्स में इतना बड़ा मुकाम स्थापित कर सकता है रेक्स भाई, और भारत के संविधान के निर्माण में इतना बड़ा योगदान कर सकता है, बाद में वो सांसद भी रहे, हमारे देश के नीति निर्माण में भी बड़ा योगदान दिया, तो जयपाल सिंह जी मुंडा जैसे व्यक्ति हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। और कोई कोई उम्मीद कर सकता है कि 5-7 वर्ष का वो व्यक्ति जो जंगलों में रहा है, वो भारत के भविष्य के संविधान का निर्माण करेगा? ये प्रेरणा देते हैं हमें। मैं बिल्कुल, बिल्कुल। रैक्स भाई माफी चाहूंगा, आपने एक कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन इसी से रिलेटेड एक दूसरी कहानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ज़रूर, साहब ज़रूर, की। ज़रूर, ज़रूर। और मैं भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का साहब का जो योगदान रहा उसको रेखांकित करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब से आप सहमत है या असहमत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेक्स भाई। उनकी सबसे गजब की बात थी कि जब भी वो कोई बात कहते थे, वो तर्क के साथ कहते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, आप जानते हैं किस समुदाय से आते हैं और किस तरह से निकलकर भारत के संविधान सभा के मेंबर बने, भारत के विधि मंत्री बने, और आज दुनिया भर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को याद किया जाता है। उन्हें याद इसलिए नहीं किया जाता कि वो किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के थे, उन्हें इस बात के लिए याद किया जाता है कि उन्होंने जब भी कोई बात कही, चाहे चाहे किसी पंथ के बारे में कही, चाहे किसी व्यक्ति के बारे में कही, चाहे वो भारत के संविधान के किसी प्रावधान के बारे में कही, हर बार उन्होंने तर्क दिया। रेक्स भाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की ये जो कहानी है हमें प्रेरित करती है कि हम आजकल जिस तरह से व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में पढ़कर मैसेज इधर से इधर कर लेते हैं, बिना तर्क के हम अपनी बात को कह देते हैं, हम साइंटिफिक टेम्पर नहीं रखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हमें ये प्रेरणा देते हैं कि आप जब भी कोई बात करें, किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करें, इवन किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में टिप्पणी करें, किसी आइडियोलॉजी के बारे में टिप्पणी करें, पहले पढ़ लें उसके बारे में, उनके रिसर्च बारे में करें। ढंग से पढ़ लें, जी। क्योंकि पढ़ने के बाद आपकी तर्क क्षमता बनती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की कहानी हमें लॉजिकल बनने, हमें साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने की प्रेरणा देती है रक्ष भाई। और जयपाल मुंडा साहब की कहानी हमें बतलाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, अगर आप अकाट्य हैं, अगर आप निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, अगर आप प्रतिबद्ध हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको एक निश्चित मुकाम स्थापित करने से नहीं रोक सकती। आज जयपाल ट्रू। सिंह जी मुंडा साहब और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को, दोनों को अगर हम सुबह रैक्स भाई अगर चर्चा में ला रहे हैं, जो 100 साल पहले जिन्होंने अपना काम किया, तो उसका कारण यही है कि वे ऐसे लोग हैं जो हमारे भारत के हर युवाओं को बहुत जबरदस्त ढंग से प्रेरित करते हैं। और मुझे रैक्स भाई आपका, आपके बोलने से पहले मैं आपका इस बात के लिए बड़ा साधुवाद देता हूँ कि आपने एक ऐसा मंच दिया जहां पर हमें इस प्रकार के व्यक्तित्व के कृतित्व की चर्चा करने का अवसर दे रहे हैं। रैक्स भाई, आभार, आभार, आभार आपका। और निश्चित रूप से जो आपने बताया कि विषम परिस्थितियों में ही एक ऐसे महान व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और हमने कहावत भी सुनी है कि सोना भी आकार तब लेता है जब वो हाई लेवल पर तपता है। तो बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया दिनेश भाई साहब, आपकी ये 2 प्रेरणादायक कहानियाँ। और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो हैं इन कहानियों से प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करेंगे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो। जैसा कि आप पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं और हमेशा आप इस सब्जेक्ट के बारे में मोटिवेट भी करते हैं। आपको भी विदित है कि 25 नवंबर को लोकतंत्र का त्योहार है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस मंच के माध्यम से भी लोगों से अनुरोध करें कि वो अपने मत का सही इस्तेमाल और अवश्य इस्तेमाल ज़रूर करें। एक्स भाई, दो बात कहना चाहता हूँ। एक तो मैं आपको फिर साधुवाद दे रहा हूँ, देखो जी, इतना जबरदस्त आप इनिशिएट कर रहे हैं, इतना गजब का आप नवाचार कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपने अपने नागरिक होने के दायित्व को भूले नहीं है। थैंक रैक्स यू। भाई, ये बतलाता है कि हम भारत के
एक ऐसे नागरिक हैं जो अपने अधिकार को तो जानते ही जानते हैं, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को भी बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। जी। आज रेक्स भाई के माध्यम से जो मुझे बात रखने का मौका मिल रहा है और जो लोग जुड़े हुए हैं और जो बाद में इस वीडियो को देखने वाले, मेरा उन सबसे ये आग्रह रहेगा कि बिल्कुल आप 25 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, अपना मत का इस्तेमाल करें। कदापि ये विचार मस्तिष्क में ना लाएं कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में 29 ऐसी सीट थी जहां 5,000 से कम मतों के अंतर से लोग जीते हैं। 9 ऐसी सीट थी जहां 1,000 वोट से कम अंतर से लोग जीते हैं। एक सीट ऐसी थी जहां पर अंतराल 100 से भी कम था। इसलिए आपका एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। रेक्स भाई, आपको इस बात के लिए साधुवाद है कि आप आज इसके माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के इस मंच के माध्यम से आप लोगों को नागरिक बनने का प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि भारत के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, हम जनता जो थे वो अचानक देश के वोटर तो बन गए लेकिन नागरिक नहीं बन पाए। और नागरिक, रेक्स भाई, वो होते हैं जो अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी बखूबी जानते हैं। रेक्स भाई, आप यही काम कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। इसके लिए भी बहुत साधुवाद। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और ये तमाम प्रेरणादायक कार्य करने की जो प्रेरणा मिलती है वो आप जैसे बड़े भाइयों से मिलती है जो हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो ये हैं डॉक्टर दिनेश गहलोत साहब, जिन्होंने आज हमें कहानी भी सुनाई और आप सबसे निवेदन किया कि 25 नवंबर को आप अपना वोट जो है वो जरूर कास्ट करें। याद रखें कि आपके एक वोट की कीमत बहुत बड़ी है और 5 वर्षों में ये लोकतंत्र का बड़ा त्योहार है जो हम सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की भैया की ओर से और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ आप और हम सब आगे बढ़ते रहेंगे। जुड़े रहिएगा आरजे रेक्स और दिनेश गहलोत साहब के सोशल मीडिया हैंडल से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू भैया।